हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो कमेंट में बता ही दीजिए। और आज से कयामत नई स्टोरी की शुरुआत हो रही है। इस स्टोरी को लिखा है अमृता सिंह ने। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की सर्द रातें, जब कोई सुकून नहीं मिलता, बस हल्का कोहरा और ट्रैफिक की झंझटें। वहीं एक तेज गाड़ी सड़कों पर दौड़ती नजर आती है और उसके अंदर बैठी थी रवीना सिंह, एक ऐसी महिला जो दुनिया को कानून के रास्ते पर चलाने का काम करती थी। रवीना की आंखों में ठंडक थी, लेकिन उसके अंदर के जज्बात को कभी देखा नहीं गया था। वो हमेशा अपने चेहरे पर एक ठंडा डिप्लोमेटिक एक्सप्रेशन रखती थी, जैसे उन्होंने किसी से कभी दिल की बात ना की हो। लेकिन रवीना को जानने वाले को पता था उनका दिल बहुत बड़ा है, बस वो कभी उसे दिखाती नहीं थी। गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी और रवीना ने अपनी कार को ट्रैफिक के बीच से एक और ले लिया। तभी अचानक उसके फ़ोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश होता है, क्राइम अलर्ट सेक्टर 12। और उसने मन में बुदबुदाया, अब ये क्या नया पागलपन है, और कार की स्पीड को बढ़ा दी। एक बार फिर वो वही रवीना बन गई जो किसी की खतरे से जूझने को तैयार रहती थी। वो अपनी कार को सेक्टर 12 के इलाके में ले आई। यहाँ पर एक चाय की दुकान थी जहाँ कुछ लोग हलचल मचाए हुए थे। रवीना ने चश्मे के ऊपर से देखा, फिर बारीकी से देखा। ये वही जगह थी जहाँ अपराधी एक बार फिर अपने गंदे मंसूबे काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। अरे बाप रे, ये तो वही जगह है जहाँ हमारी चाय की दुकान के पीछे कोई ऐसी स्पेशल चाय मिलती हो, रवीना ने मजाक करते हुए कहा, लेकिन आंखों में एक अलग ही जोश था। और इसके साथ ही वहाँ पहुंची पुलिस फोर्स को उसने अलर्ट रहने के लिए एक्शन दिए थे और गाड़ी से बाहर कूदते हुए एकदम उस चाय वाले के पास पहुंची। चाय वाले ने एक तगड़ी आवाज में कहा, मैम आप यहाँ? क्या कोई खास चाय मिल रही है? रवीना ने मुस्कुराते हुए पूछा। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? चाय वाला किचन की ओर इशारा करता है। रवीना अपनी टीम को इशारा करती है जो सिविल ड्रेस में वहाँ मौजूद थी, और वो लोग अंदर जाते हैं। अब शुरू होता है चाय से ज्यादा तीखा एक्शन। तुम लोग तो हमेशा मुझे चाय पीने के बहाने से गुमराह करते हो, रवीना ने एक अपराधी को पकड़ते हुए कहा। अब ये चाय नहीं, पहले मैं तुम्हारा काम खत्म करूंगी। और अचानक एक और अपराधी ने चुपके से एक बंदूक निकाली और रवीना की तरफ तान दी। रवीना ने बारीकी से अपनी आंख घुमाई और चाय वालों की एक झलक दी। भैया, ये बंदूक वाली चाय तो हमें नहीं पसंद आई। और फिर उस चाय वाले की तरफ इशारा किया, इन्हें बंदूक से तगड़ी चाय पिलाइए कुछ। चाय वाला झट से दराज से एक धाकड़ चाय कप निकाल लाया और अपराधी की तरफ दे मारा। बंदूक नीचे सरक गई थी। लो, अब ये चाय पी लो पहले। रवीना के इस ह्यूमरस अंदाज ने माहौल को हल्का कर दिया, लेकिन अभी भी आंखें खतरनाक थी। जैसे अपराधी ने चाय के कप को उठाया, रवीना ने फुर्ती से उस पर कब्जा कर लिया। क्यों भाई, क्या समझते हो तुम कि मैं इतनी आसानी से यहाँ आई हूँ बस बहस करने के लिए? अरे भाई, बंदूक निकालोगे फिर हमारा माथा गर्म होगा, हमारा माथा गर्म हो तो तुम्हारा दिल गर्म होगा। क्यों? क्योंकि हम तो तुम्हारे दिमाग पे वार करने वाले हैं। तो सुनो। इसके साथ ही वो उसे पकड़कर गाड़ी में बैठा देती है। चुपचाप यहाँ बैठे रहो और हम अंदर जा रहे हैं, और यहाँ से हिले तो डायरेक्ट तुम यमराज के पास। और इसके साथ ही उसके गालों को टैप करते हुए वो अंदर दाखिल होती है। आखिरी बार वो मुस्कुराई और फिर उसने अंदर टीम को रेड करने की इजाज़त दे दी। जब रवीना कमरे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर पहुंचती है तो अंदर कई सारे हथियार के जरीखे रखे हुए थे
और टीम उसे जल्दी जल्दी अपने कस्टडी में लेती है। रवीना वहीं पर खड़ी थी, सभी के फोटो निकालती हुई, और इसके बाद वो कहती है, अरे तुम लोग तो एक जैसे, चाय पीने से रोकने वाले। और अपनी टीम से मजाक करते हुए उसने कहा, पता नहीं तुम लोग कब समझ पाओगे कि दिल्ली में चाय से ज़्यादा कड़ी मेहनत और स्मार्टनेस की ज़रूरत होती है। आखिरी बार चाय का एक घूंट लिया और चाय वाले की तरफ मुस्कुराते हुए पैसे बढ़ा दिए। काका, चाय अच्छी थी, इसी चाय से शुरुआत हुई थी, अब इसे सही तरीके से पिया जाए। फिर रवीना ने गाड़ी का रुख बदलते हुए एक बार फिर तेजी से दिल्ली की सड़कों पर दौड़ना शुरू कर दिया था। और अंत में जब वो गाड़ी के अंदर थी, उसकी नज़रों में एक जोश था, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो जानती थी कि इस शहर में असली चाय तो सिर्फ अपराधियों की होगी, लेकिन अब उन्हें इस चाय का जवाब देना था। अब अपराधियों की खैर नहीं थी। और इसके साथ ही लोकेशन, सुबह का लोकेशन चेंज होता है। रवीना सिंह के ऑफिस में घुसते ही माहौल अपने आप टाइट हो जाता था। सामने एक सफ़ेद बोर्ड टंगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, नो बकवास, नो बहाना, सिर्फ काम। टीम के नए सब इंस्पेक्टर रणवीर शर्मा अभी भी नहीं समझ पा रहे थे कि उनके बॉस ज़्यादा खतरनाक है या उनके पंच लाइन्स। मैम, सुबह सुबह ही केस मिल गया, रणवीर ने फाइल बढ़ाते हुए कहा। रवीना ने उसे घूरा, फिर चाय का कप उठाया। दिल्ली पुलिस में हो, यहाँ सुबह सुबह सिर्फ चाय नहीं केस भी मिलते हैं। आदत डाल लीजिए शर्मा जी। फाइल में कुछ खोला ही था कि दरवाजे से विक्रांत मलिक, उनके पुराने पार्टनर, अंदर आते हैं। रवीना, एक और चैन स्नैचिंग, विक्रांत ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इस बार बाइक वाला गिरोह सरोजनी नगर में एक्टिव है। रवीना ने सिर खुजाया और फिर रणवीर को बाहर जाने का इशारा किया और अपने हाथों में अपनी बुलेट की चाबी घुमाते हुए बोली, चलो फिर देखते हैं कौन ज़्यादा तेज भागता है, हम ये चोर। लेकिन सर, एक बात बताओ, क्या मैं चैन स्नैचिंग जैसे केस को हैंडल करने के लिए हूँ? तभी उसे देखकर विक्रांत मलिक मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बिल्कुल नहीं, इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट में बहुत काबिल ऑफिसर है, तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है। इसमें चैन स्नैचिंग केस है, लेकिन इसमें जो गिरोह शामिल है उसका जो सरगना है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मास्टरमाइंड है, और उसकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग 3 राज्य में चल रही है, हरियाणा, दिल्ली और इसके साथ ही हिमाचल। तो अब बताओ, मैं ये केस दूसरे को दे दूं या तुम? रवीना तेजी से उठ खड़ी होती है, आंखों में जैसे खून की लालिमा उभर आई थी। कुछ पुराना याद आ गया था उसे, और अपनी बुलेट की चाबी को हाथ में थामते हुए वो कहती है, मैं रिपोर्ट करती हूँ आधे घंटे में। और इसके साथ ही बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। सरोजनी नगर मार्केट, भीड़, दुकानदारों की आवाज़ और डिस्काउंट पर झड़कती आंटियाँ। दिल का हर दिल दिल्ली को जानता था, दिल्ली के इस बाजार को जानता था। यहाँ एक अलग लेवल का एंटरटेनमेंट सीरीज था। तभी भागो, पुलिस आई। एक बाइक पर 2 लड़के, हाथ में ब्रांडेड बैग्स और चेहरे पर हमें कोई नहीं पकड़ सकता वाला कॉन्फिडेंस। रवीना ने दूर से ही सिचुएशन भांप ली थी। उसने विक्रांत की ओर देखा। गन निकालूं या अपने स्टाइल से निपटूं? विक्रांत हंसते हुए कहता है, तेरा स्टाइल अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग जा, मार्केट में भगदड़ भी नहीं मचेगी। और फिर वही हुआ जो हर बार होता है। बुलेट स्टार्ट, एक्सक्लेरेटर घूमा, हेलमेट लगाया और दिल्ली पुलिस तुम्हारी मम्मी नहीं है जो हर बार तुम्हें माफ कर दे छोरे, तू तो पकड़ा ही जाएगा आज। रवीना ने सीधे बाइक सवारों का पीछा किया। लड़कों ने गली में घुसने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि रवीना अपनी बुलेट को साइकिल बना सकती थी। अरे रुक जा भाई, ये तो सच में पुलिसिया बहन जी निकली, एक चोर ने घबरा कर कहा।
अब रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था। रवीना ने एक साथ एक मुंह मारा। सामने से बाइक के टायर पर एक लात और धड़ाम, बाइक औंधे मुँह गिरी। दोनों लड़के सड़क पर लुढ़ गए। रवीना बाइक से उतरी, धूल झाड़ी और फिर एकदम शेरनी की तरह बोली, अब बोलो, सेल में डिस्काउंट चाहिए या जेल में डिस्काउंट चाहिए? रणवीर पीछे से बोलता है, मैम आप हर बार पंचलाइन कैसे निकाल लेती हो? रवीना मुस्कुराते हुए चश्मा उतारती है, बेटा दिल्ली पुलिस में रहकर कॉमेडी भी आनी चाहिए और एक्शन भी, वरना लाइफ बोरिंग हो जाती है। और उन दोनों लड़कों को पकड़कर उसके साथ लेकर आती है। विक्रांत के ऑफिस में बैठी रवीना केस डिटेल को पढ़ रही थी और वो जानती थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कोई बहुत साधारण मामला नहीं था। बरसों से इसके सभी आरोपी की तलाश जारी थी, लेकिन अब तक कोई भी नहीं पकड़ा गया था। दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर में रवीना सिंह अपने टेबल पर बैठी थी। कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ रिपोर्ट्स को चेक कर रही थी। उसी वक्त ऑफिस में गहमा गहमी का माहौल था, लेकिन रवीना ने फिर भी खुद की शांति से काम लिया। अचानक फ़ोन की घंटी बजी और उनके बॉस कमांडर सिमरन का कॉल था। रवीना रिपोर्ट तैयार है। सिमरन की आवाज़ सुनते ही रवीना ने मुस्कुराते हुए जवाब, क्या तैयार है सिमरन? आप तो जानती हैं रिपोर्ट बनाने का काम मुझे जादू जैसा लगता है। सिमरन ने हंसी रोकते हुए कहा, अगर जादू होता तो तुम 1 मिनट में सब कुछ खत्म कर देती। लेकिन सुनो, मुझे लगता है तुम्हारी जादू वाली रिपोर्ट को पढ़ने के बाद भी हम सबको चाय की तलब लगेगी। रवीना मुस्कुराती है, अरे आप तो जानती हैं मेरी रिपोर्ट में इतनी स्पाइसेस होती है कि चाय का स्वाद भी फीका लगने लगे। ठीक है, तुम रिपोर्ट भेजो और फिर से शिमला के प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारी ड्यूटी तय करूँगी। रवीना ने एक हंसी स्माइल और उसके साथ ही रिपोर्ट को भेजने की तैयारी करने लगी। शिमला के प्रोजेक्ट के लिए मुझे भेजना चाहती, लेकिन क्या हम सबको वहाँ बर्फबारी के मौसम में चाय पीने का मौका तो मिलेगा? रवीना ने चिढ़ते हुए पूछा, तुम्हें हमेशा हर मौसम में चाय की फिक्र रहती है ना? सिमरन मजाक उड़ाती है, लेकिन शिमला में एक बड़ी केस है और तुम्हारी तेजी और स्मार्टनेस की ज़रूरत भी। रवीना ने फेक सीनियर की तरह एक सिर झुकाया, बिल्कुल, मैं तो वहाँ पहुँचकर ये देखूंगी कि शिमला की ठंड में कितनी गर्म मिस्ट्री सुलझ रही है। रवीना तुम कभी सीरियस नहीं हो सकती? सिमरन पूछती है। अच्छा मुझे ये बताओ, रिपोर्ट भेजी या नहीं? रवीना ने रिपोर्ट भेजते हुए कहा, अब भेज दी, और देखिए रिपोर्ट में मैंने आपको इतनी डिटेल्स दी है कि आप इसे पढ़ने से पहले खुद को खो बैठेंगी। सिमरन ने थोड़ी देर चुप्पी बनाई, फिर हंसी, ठीक है, अब तुम शिमला के प्रोजेक्ट के लिए तैयार रहो, लेकिन याद रखना वहाँ तुम्हें सिर्फ अपराधियों से नहीं बर्फ से भी जूझना होगा। और इसके साथ ही फ़ोन कट हो जाता है। थोड़ी देर बाद रवीना सिंह को सिमरन को रिपोर्ट करना था और वो उसके ऑफिस पहुंचती है। वेल, आपने कहा था कि शिमला में अपराधी नहीं बर्फ भी होंगे, क्या इसका मतलब क्या था? बर्फ से मेरा मतलब फिर तो मुझे अपनी गर्म चाय और जड़ी बूटी का स्टॉक पहले से रखना पड़ेगा ना। सवाल ये नहीं कि शिमला जाना है, सवाल है कि पत्थर के अंदर गर्म चाय का डिब्बा कितना फिट होगा। सिमरन हंसी रोकते हुए बोली, तुमसे कुछ भी कहना मतलब बर्फ पर आग लगाना है। अब अपना सामान पैक करो, और हाँ, कल सुबह ही तुम्हें निकलना होगा। बाकी की डिटेल्स तुम्हें वहाँ मिल जाएगी। और हाँ, कांस्टेबल शर्मा वो तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन एक सिंपल इंसान की तरह, और तुम्हारे साथ नहीं रुकेंगे। वो तुमसे दूर रहेंगे, लेकिन हर पल की अपडेट देते रहेंगे। और मैडम, आप जितना समझ रही हैं ये केस उतना आसान नहीं है। कुछ राज आपके अतीत से भी जुड़े हैं, तो थोड़ा सीरियस हो जाइए। इतना सुनना था कि सिमरन का सारा डेमेर चेंज हो जाता है, वो बिल्कुल सख्त हो जाती है। उसके अतीत का जिक्र ना करने की सलाह थी ऑफिस में, लेकिन आज एक बार फिर जैसे उस अतीत के शब्द ने उसके पुराने जख्मों को फिर से ताज़ा कर दिया था। लेकिन वो खुद को संभालती है, इतने सालों में इतना तो सीख ही लिया था उसने। और कहती है, ऑर्डर मान लिया।
शिमला में बर्फ की चादर ओढ़ते हुए अपने होश ठिकाने लाऊंगी और आपको भी जरूरत पड़ने पर चाय पिलाऊंगी। सिमरन ने हंसते हुए कहा, चाय नहीं, हम तुम्हारे कंधे पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल, चाय तो मेरी जादू है, लेकिन इस बार आपको मेरी मेहनत नजर आएगी, रवीना ने मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में कहा और फिर अपनी चाय का कप उठाया। आराम से ऑफिस से बाहर निकलते हुए बोली, चाय से ज़्यादा मुझे अतीत और अपराधियों के लिए गर्मी ज़रूरी है। सिमरन ने एक बार फिर सर झुकाया। बिल्कुल, और तुम्हें इसी कारण चुना भी गया है। हम सबको तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। और इस तरह रवीना ने ऑफिस में बॉस के साथ मजाक करते हुए शिमला प्रोजेक्ट पर जाने का फैसला कर लिया। मतलब अगला मिशन सिर्फ अपराधियों से नहीं, बर्फ जैसी ठंडी और कुछ अलग एहसासों से भी जूझना था। दूसरी तरफ ईसा राजदान शिमला की रंगीन हवा में सांस लेती एक फ्री स्पिरिट आर्टिस्ट। शिमला जो अपनी ठंडी हवा और हरे भरे पहाड़ों के लिए मशहूर है, और वहाँ एक छोटा सा कैफे, एक आर्ट गैलरी जिसका नाम है आर्टिस्टिक ड्रिफ्ट। ये जगह शायद किसी को पहली बार में नॉर्मल लगे, लेकिन जो इसे जानता था वो जानता था कि यहाँ एक ऐसी मूलधारा बहती है जो हर चीज को गहरे रूप में महसूस करने वाली है। यह जगह ईशा राजदान की थी। 28 साल की ईशा जो एक फ्री स्पिरिट आर्टिस्ट के तौर पर शिमला में अपनी दुनिया बसा चुकी थी। वो न सिर्फ अपनी कला के लिए जानी जाती थी, बल्कि उसकी आंखों में भी एक अजीब सी चमक थी, कुछ ऐसा जो इमोशनल गहराई और इंट्यूटिव नेचर से भरा था। ईशा एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ही बिंदास और लापरवाह थी, जिंदगी को बेपरवाह तरीके से जीने वाली, जीवन को अपनी शर्तों पर नचाने वाली, बिना किसी की परवाह किए बगैर। रंग बिरंगे बाल, उधड़े हुए कपड़े और बेजोड़ आर्ट वर्क जैसे उसके व्यक्तित्व का हिस्सा थे। उसका कैफे भी उसी के जैसा था। खुले आसमां के नीचे इंटीरियर्स के ब्राइट रंगों के पैटर्न, दीवारों पर पेंटिंग और हर कोने में एक जोशीला जादू। ईसा का दिन कैफे में चाय बनाते हुए, लोगों से बातें करते हुए और अपनी पेंटिंग्स पर काम करते हुए गुजरता था। वो हमेशा किसी न किसी आर्ट वर्क में खोई रहती। उसकी हर लकीर, हर रंग में एक गहरी भावना और अनकही जज्बात थे। एक पेंटिंग को देखते हुए वो खुद से कहती, जरा देखो ये क्या हुआ। हर रंग में कुछ न कुछ छिपा है, बस महसूस करने की जरूरत है। उसके बाद दुनिया खूबसूरत। ईशा अपने भीतर एक लापरवाह इंडिपेंडेंस को जीने में यकीन करती थी। वो हर चीज को गहराई से महसूस करती, लेकिन उसे दिखाती नहीं थी। लोगों के सामने उसका हंसी मजाक करने वाला नेचर और बेफिक्री, लेकिन भीतर से एक गहरी और इंट्यूटिव लड़की जो हर परिस्थिति में अपने दिल का सहारा लेती थी, अपने दिल को महसूस करती थी। और उसके दोस्तों ने अक्सर मजाक मजाक में उससे कई बार पूछा था, ईशा तुम हमेशा इधर उधर क्यों घूमती रहती हो। ईशा हंसकर जवाब देती और फिर अपने आर्ट वर्क पर लौट जाती, क्योंकि मैं भाग्य से नहीं, हवा से चलती हूँ। ये हवा जो ठंडी है, ये हवा जो रंगीन है, ये हवा जो बेफिक्र है, और ये हवा जो मुझे मेरे दिल तक लेकर जाती है। पर उसके अंदर एक गहरी नज़ाकत और संवेदनशीलता थी, जिसे वो अपनी कला के जरिए बाहर लाती थी। ईशा का दिल कभी नहीं ठहरता था, जैसे हवा के साथ बहती हुई कोई नदी। वो कभी किसी एक जगह पर नहीं टिकती, और शायद यही उसके जीने का तरीका था, जीवन को अपनी मर्जी से जीना, बिना किसी नियम के। ईशा के चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी एक गहरी चुप्पी छिपी थी। शायद ये वो आंतरिक संघर्ष था जो उसने कभी किसी से नहीं कहा। वो जानती थी कि उसका जीवन कुछ खास था, लेकिन उसके भीतर की संवेदनाएं कभी पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाती थी। उसकी कला ने उसे शांति तो दी थी, लेकिन दिल में एक खालीपन अब भी था, जिसे वो समझ नहीं पाती थी।
और ना ही उसने कभी किसी से पूछने की कोशिश की। उसकी संगीत, कला और चाय सब उसी में खो जाते थे। वो जानती थी कि उसकी कला के जरिए वो अपनी भीतरी भावना को व्यक्त कर सकती है, लेकिन शायद वो खुद भी उस गहरी भावात्मक दुनिया को ठीक से समझ नहीं पाई थी जो उसके अंदर थी, जो अब भी तन्हा थी, जिसे अब भी कला के माध्यम से तो उसे सुकून नहीं दिया था। ईशा का इंट्यूटिव नेचर उसे हमेशा सही रास्ते पर लेकर जाता था और उसकी लापरवाही उसे बिना किसी डर के नए रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती थी। वो किसी से कुछ नहीं छुपाती, लेकिन फिर भी किसी से ज़्यादा खुद को जानने की कोशिश नहीं करती थी। हर चीज़ का मतलब सिर्फ तुम ही जानते हो, लेकिन उस मतलब को खोजने की कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमेशा खुद से ये वादा किया था उसने। ईशा के जीवन का यही सच था। वो बहती रहती थी बिना किसी सीमा के, बिना किसी परवाह के, लापरवाही से, बेपरवाही से, जैसे जिंदगी उसकी हो और उसे ही काटनी हो। एक छोटे से घर में पहाड़ों के घने जंगल पर ईशा राजदान अपने पापा और दादी के साथ रहती थी। उसकी माँ उसे कुछ ज़्यादा लगाव नहीं रखती थी। उसका परिवार किसी आम परिवार की तरह नहीं था, इसमें कुछ खास था। यह परिवार जितना साधारण था उतना ही अनोखा। हर शाम हंसी ठिठोली और मस्ती होती थी। ईशा की माँ और उसका भाई दोनों ईशा से कुछ ज़्यादा करीब नहीं थे, लेकिन ईशा के पापा अजीत राजदान एक शांत, समझदार और सुलझे हुए इंसान हमेशा ईशा को सही रास्ते पर चलने की सलाह देते, लेकिन उसे कभी ज़्यादा टोकते नहीं थे। उनका मानना था कि ईशा को अपनी राह खुद चुनने का हक है। अजीत भले ही हमेशा गंभीर रहते थे, लेकिन जब कभी घर में ईशा और दादी होती तो हंसी मजाक कर माहौल हल्का कर देते थे। वहीं ईशा की दादी एक बेहद कूल और चुलबुली महिला। उनका दिल बहुत बड़ा, और दिल जितना नेक उतनी ही उनकी बातें दिलचस्प और कभी कभी बेफिक्री से बड़ी हुई। ईशा की सबसे बड़ी दोस्त, दोनों के बीच ऐसा गहरा रिश्ता जो हर पल एक अलग ही सुख देता था। वहीं ईशा की माँ सीमा राजदान हालांकि ईशा को नापसंद नहीं करती थी, लेकिन ईशा के स्वतंत्र मिजाज, उसके इस तरह के स्वतंत्र जीवन से ज़्यादा संतुष्ट नहीं थी और ईशा को शादी कर घर बसाने की सलाह देती रहती थी। घर का माहौल, पापा हंसते हुए कहते हैं, तुमने कल फिर से वही परफेक्ट पेंटिंग बनाई है या फिर किसी और रंग से दिमाग चकरा लिया? रंगी तो है पापा, हर दिन कुछ नया होता है, लेकिन कभी लगता है कि मेरी पेंटिंग के पीछे कोई और ही कहानी छिपी हो। ईशा की दादी, जो बहुत खुशमिजाज थी, हंसी ठिठोली करती हुई कहती, बिल्कुल एक रंग ही तो है, पर तुम्हारी पेंटिंग में तो कोई गहरा रहस्य छिपा होता है। तुम्हारी कला जैसे तुम हो कभी सीधी नहीं हो सकती। सभी हंसते हैं और इस छोटे से परिवार की दुनिया में छोटी छोटी बातें ही सबसे बड़ी खुशी होती थी। और उस वक्त ईशा को कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि कुछ छिपा था। वहीं ये बात केवल पापा और दादी को ही पता थी कि ईशा का मन लड़कों की बजाय लड़कियों की ओर ज़्यादा खींचता है। ये जैसे उन दोनों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ईशा को ये महसूस हो चुका था कि उसकी आकर्षण की दिशा कुछ अलग थी और ये बात कभी किसी से कह नहीं पाई हो। एक डर से कि शायद ये रास्ता उसे कुछ ऐसे मुकाम पर ले जाए जो वो जिंदगी में नहीं चाहती थी। उसके पापा और दादी दोनों ही उसे समझते थे। वे जानते थे कि ईशा को अपने समय और फैसले लेने का पूरा हक है। वो बस उस इज्जत से, समझ से देखना चाहते थे। दादी अक्सर उससे कहती, तुम जानती हो ईशा, तुम्हारे अंदर एक खास बात है। कभी कभी सोचती हूँ कि तुम कुछ खास करने के लिए बनी हो जो शायद हम दोनों को समझ नहीं आता। और पापा हंसकर उसका हौसला बढ़ाते थे। हाँ, मुझे भी यही लगता है।
इसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी समझ है और माँ वहाँ बैठे बस यही कहती, अच्छी बात है समझ है तो, लेकिन लड़कियों को समय रहते शादी कर लेनी चाहिए। घर बसाना, परिवार बसाना उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन आपकी लाडली को कौन समझाए? और अगर मैं कहती हूँ तो मैं तो दुश्मन बनती हूँ इसकी। घर पर कभी भी कोई शादी के मुद्दे पर बात नहीं करता था और ना ही कभी ईशा को महसूस हुआ कि उसे अभी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन उसे ये महसूस जरूर हुआ था कि उसे कुछ करना चाहिए। यही पर्याप्त था कि पापा और दादी उसे बिना किसी शर्त के समझते थे। और ईशा एक रात अपने डायरी में कुछ लिखती है, कुछ गहरा, हर रात की तरह, और उसे बंद कर देती है। आंखें बंद करती हुई उसने बस बर्फ की तरफ देखकर एक दुआ मांगी कि अगर मेरी जिंदगी में मेरे हाथों कुछ सही होना लिखा है, कुछ खास होना लिखा है, तो या मौला उसकी शुरुआत कर और मुझे उस रास्ते तक पहुंचा दे। और इसके साथ ही वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।